दर्शकों, इंटरनेट की दुनिया जितनी आसान दिखती है ना, ये उतनी खतरनाक भी है। सोचिए, कोई आपकी प्राइवेट वीडियोस या फिर आपकी प्राइवेट फोटोज पर अपनी निगरानी रख रहा हो, या फिर कोई आपके पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल कर रहा हो और आपको पता भी ना चले। बिल्कुल सही कहा दर्शकों। और इसी वजह से आज के समय में अगर डिजिटल सुरक्षा की बात करें तो वो सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का बन चुका है। बिल्कुल, और इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र सांगली से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं एडवोकेट ध्यानंजय जी, प्रिवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी लॉ रिफॉर्मर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। स्वागत सर। और सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कानून की भाषा में बात करें तो वॉयरिज्म क्या है और ये किन परिस्थितियों में अपराध माना जाता है? देखिए, वॉयरिज्म का मतलब है कि किसी दूसरे की निजी जिंदगी में उसके सहमति के बिना झांक के देखना, जी। उसका रिकॉर्डिंग करना या फिर उसका शेयरिंग करना, डिसमिनेशन करना, वो जो फुटेजेस वीडियोस है, ये तो एक जनरल मीनिंग है। और ये जो वर्ड है वो मिला है द फ्रेंच वर्ड वॉयर, VOIR से। जी। इसका मतलब है देखना। तो दूसरों की जिंदगी को बिना सहमति के देखना, इसका मतलब वॉयरिज्म है। जी बिल्कुल। तो आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता में वॉयरिज्म से जुड़े कौन कौन से प्रावधान लागू होते हैं? आईटी एक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसमें सेक्शन 66E डील्स विद द ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। और BNS यानी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 77 जो है वो वॉयरिज्म को डील करता है। ओके। सर, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर किसी की परमिशन के बिना उसकी कोई वीडियो बनाई जाती है या फिर उसकी फ़ोटो क्लिक की जाती है, यही अपराध है या फिर किसी और के साथ साझा करना भी एक गंभीर अपराध है? फोटो बिना सहमति निकालना ये भी अपराध है, और उसे साझा करना ये तो उससे भी बड़ा अपराध है। लेकिन इसमें दो एंगल है कि यदि वो प्राइवेसी में फोटो और क्लिक कर रहे हैं कुछ, जी। तो वो अपराध है। पब्लिक प्लेस में यदि क्लिक कर रहे तो उसके एंगल्स अलग अलग रहेंगे। इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस। जी बिल्कुल। तो सर, अगर महिलाओं और नाबालिगों की बात करें तो उनके मामले में वॉयरिज्म के अपराध को कानून किस तरह से अलग और गंभीर तरीके से देखता है? हाँ, तो महिलाओं के लिए क्या है, लॉ में स्पेशल प्रोटेक्शन है। जैसे कि आईपीसी में जो सेक्शन है 77, वो सॉरी BNS में, आईपीसी अभी रिप्लेस हुआ है BNS से, तो उसमें जो 77 जो सेक्शन है वॉयरिज्म का, वो प्रोटेक्ट करता है सिर्फ महिलाओं को। उसके बाद आता है स्टॉकिंग का सेक्शन 78 BNS का, और उसके बाद आता है सेक्शन जो प्रिवेसी ऑफ वुमन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो BNS के सेक्शन है तीनों भी, वो महिलाओं को ही प्रोटेक्ट करते हैं। जो आईटी एक्ट का सेक्शन है 66E, वो जेंडर न्यूट्रल है। और अलग जो कानून है, जैसे कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट 1986, वो भी ऐसी हरकतों को पनिश करता है। और बाकी के भी एंगल से, जैसे कि बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए एक पोक्सो नाम का कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसमें एक गंभीर अपराध है कि किसी चाइल्ड का ऐसा वीडियो बनाना, उसे डिसमिनेट करना, सेक्सुअल वीडियो बनाना, वो इसके अंदर अपराध है। बिल्कुल। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि हम सीसीटीवी कैमरे की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें सर, तो इसके द्वारा किए गए वायरिज्म के जो मामले होते हैं उसमें सबूत कैसे तय किए जाते हैं? हाँ, तो पहले जो एविडेंस एक्ट था उसमें 65B का सर्टिफिकेट लगता था। जी। अभी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ चुका है उसमें 63 सब सेक्शन 4 का सर्टिफिकेट एक लगता है। जी। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे डिजिटल एविडेंस के लिए आपको आईपी एड्रेस या फिर उसके डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे कि उसका हैश वैल्यू, चेन ऑफ कस्टडी, ये सब मेंटेन करना पड़ता है। उसका मेटा डेटा, आईपी, ये सब डिजिटल एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल है। तो ये करने के लिए आपको 63(4) का सर्टिफिकेट कोर्ट में अलोंग विद एविडेंस देना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो सर, अगर किसी भी विक्टिम का प्राइवेट वीडियो फिर या फिर उसकी प्राइवेट जो पिक्चर है वो अगर ऑनलाइन कोई सोशल मीडिया पे डाल देता है या उसका कोई गलत इस्तेमाल करता है, तो उस विक्टिम को सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए मैं बताता हूँ कि जी। पहले पैनिक नहीं होना चाहिए। ओके। और दूसरी बात यह है कि ऐसे मार्केट में बहुत से फेक क्लेम्स अभी वायरल हो चुके हैं। यदि आपका कोई प्राइवेट वीडियो या फिर इमेजेस या फिर डीप फेक इमेजेस वीडियोस वायरल हो चुके हैं, जी। तो हमें वो फाइल हमारे वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। हम ओके। उसे ऑल ओवर इंटरनेट रिमूव कर देंगे। ऐसा एक क्लेम बहुत से जगह वायरल हो चुका है। हम्म। एक्चुअली ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो ऑल ओवर इंटरनेट आपकी फाइल डिलीट कर सकता है। लेकिन वो ऐसे फेक वेबसाइट दुनिया के किसी कोने में बैठकर कोई बनाता है और लोगों को मोटिवेट करता है कि, प्रोवोक करता है कि उसे हमारे वेबसाइट पे आप अपना डेटा अपलोड कीजिए। और उस डेटा का वो मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमें पता नहीं कि वो कहाँ डेटाबेस है, क्या कर रहे हैं उसका। वो डेटा लेके उसके अलग से अडल्ट साइट बना के वो उसका कमर्शियल गेन कर सकते हैं।
सो बी अवेयर कि ऐसे क्लेम्स को आप उसके ट्रैप में ना फंसे। दूसरी बात है कि आपको अब तुरंत ही हेल्पलाइन नंबर को, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या फिर साइबर सेल पुलिस स्टेशन को अप्रोच करना चाहिए। इस केस में नियरेस्ट जो भी रहेगा एक्सपर्ट साइबर से सिक्योरिटी के, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर कभी-कभी क्या होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो सामने वाला इंसान थोड़ा-सा कतराता है, मतलब अपनी चीज़ें बताने में उसे थोड़ा-सा डर लगता है, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। ओके। उनको विक्टिम के लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत से कानूनी प्रोविजंस है। तो उसको ये जरूर डरने की जरूरत नहीं कि मेरा नाम कहीं आ जाएगा। उसकी एफआईआर भी है तो ऑनलाइन पब्लिश नहीं होती, नाम भी नहीं कहीं डिस्प्ले होता। तो विक्टिम के लिए पूरा प्रोटेक्शन का कानून हमारे इंडियन लॉज में है। ओके। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे अगर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाए तो किसी व्यक्ति की निजता को ये कैसे निर्धारित करता है, कैसे ये सुरक्षित करता है, और अगर वायरिज्म की बात की जाए तो उसमें इसकी क्या भूमिका है? हाँ, तो क्या है, पहले थोड़ी मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ जी। कि केएस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क केस थी, जिसमें 2017 में एक जजमेंट आ गया जी। कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। एक 9 जजेस के बेंच ने एक यूनानिमस डिसीजन दिया। जी। उस डिसीजन में ये बताया गया कि इंडिया शुड हैव वन डेडिकेटेड प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जीडीपीआर है। तो उसके बाद कमिटी फॉर्म हुई और हमारा एक लॉ जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को इनेक्ट हुआ। जी। ओके, अभी उसके रूल्स फ्रेम होके पार्शियली वो इन्फोर्स हो चुका है। अभी कंपनीज को, जैसे डेटा फिड्यूशरीज को मोहलत दी गई है कि आपको कुछ कंप्लायंस करने या 18 मंथ्स के उनको मोहलत दी गई है। तो वो जो है एक्ट, वो बहुत ही सख्त कानून है। वॉयरिज्म के केस में जब भी एक कोई फाइल इन द फॉर्म ऑफ डेटा बनती है तो जी। उसको ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होता है। और कोई भी डेटा फिड्यूशरी इसका यदि उस लॉ के प्रोविजंस का वायलेशन करती है तो उनको 250 सीआर तक की, करोड़ रुपीस तक की, 250 सीआर करोड़ रुपए तक की पेनल्टी उसमें दी गई है। इतना वो सख्त कानून है। और उसमें वो डेटा प्रिंसिपल, जैसे हम और आप जैसे लोगों को उस लॉ में डेटा प्रिंसिपल का नाम दिया गया है, तो उसको बहुत राइट्स दिए गए, प्रोटेक्शन के राइट्स दिए, उनकी कंसेंट की कुछ स्ट्रिक्ट टर्म्स है। तो इस तरह से वॉयरिज्म का जो वॉयरिस्टिक फाइल रहेगी उसका जी। प्रोटेक्शन का काम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जरूर करेगा। जी बिल्कुल। तो सर अगर किसी कंपनी या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर हम बात करें कि किसी भी ऐप पर अगर आपकी कोई पर्सनल जानकारी या कोई ऐसी चीज़ें या डेटा आपका अगर लीक हो जाता है तो क्या वहाँ पर भी हम कानूनी सहायता ले सकते हैं? दे हैव टू मेंटेन द टेक डाउन मैकेनिज्म। ओके, ओके। तो उसके लिए जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज है, जैसे कि बिग बहुत सी कंपनियां जो सोशल मीडिया कंपनी है, उनको तो एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी यहाँ पे इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके। तो इस केस में जब भी हम कोई केस रिपोर्ट करते हैं तो वहां पे उनको इमीडिएटली एक्शन लेके वो जो फाइल रहेगी, वॉयरिस्टिक फाइल रहेगी, जो डेटा रहेगा, उसको वो उसे टेक डाउन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज वी कैन अप्रोच टू द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो इस डिजिटल डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में उसकी प्रोविजन की गई है। जी बिल्कुल, तो एक सवाल यहाँ पर ये होता है कि अगर कॉन्सेंट यानी कि अगर सहमति की बात की जाए तो कानूनी परिभाषा इसकी क्या है, और वायरिज्म की बात की जाए तो इसमें इसका महत्व क्या है? हाँ, तो क्या रहता है कि जनरली कंसेंट की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग तरीके से बताई गई है। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एक फ्री कंसेंट की डेफिनेशन बताई गई है। जैसे कि वो शुड बी फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, जी। कोercion, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन। इन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में भी एक सरल नाम की प्रोसीजर उसमें ली गई है। जैसे कि कंसेंट शुड बी वेरी सिंपल, फ्री, रैशनल और नॉट एम्बिगुअस। तो ये जो रहेगी तो कंसेंट क्लियर कट होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। किसी एक चीज के लिए हम कंसेंट देते हैं तो इसका मतलब है नहीं कि दूसरी चीज के लिए भी हम कंसेंट देते हैं। तो कंसेंट Okay. शुड बी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज। और Okay. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई कॉल और मैसेज आता है और बताता है कि यदि आपने क्लिक नहीं किया तो हम आपकी कंसेंट ले लेंगे या जी। मान लेंगे। तो ये जी। नहीं, नेगेटिव बर्डन नहीं होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिक कंसेंट होनी चाहिए। तो ये डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में कंसेंट का बहुत महत्व दिया गया है। ओके। तो सर अगर बात करें अगर डीप फेक या फिर एआई जनरेटेड इमेजेस जो होती हैं या फिर मॉफ्ड वीडियो, तो क्या ये भी वॉयरिज्म के दायरे में आते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे, कानून क्या कहता है इस पर? हाँ, तो कैसा रहता है कि उसके बहुत से एंगल है। यदि हमारे फोटो वीडियोस जो हमने पब्लिक डोमेन में डाले हैं खुद ब खुद, जैसे कि सोशल मीडिया पे, जी। यदि कोई आदमी उससे डाउनलोड करता है और उसे किसी एग्जिस्टिंग दूसरे वीडियो पर, मे बी सेक्सुअल वीडियो पर सुपर इम्पोज करता है, तो वो एक ऑफेंस है। लेकिन वो वॉयरिज्म ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो तो मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा, तो ये हो गया, उसका ऑफेंस हो सकता है। आईटी एक्ट में भी बहुत प्रोविजन है
जैसे कि मिसयूज ऑफ ए डेटा, कोई सेक्सुअल वीडियो बनाना, उसे ट्रांसमिट करना। ओके, तो ये ऑफेंसेस हो सकते हैं उसमें। तो सर एक सवाल यहाँ पर ये है कि अगर इस तरह के कोई मामले आते हैं और इसमें कोई आरोपी है तो उसमें किस तरह की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है इस तरह के आरोपों में? सेक्शन 77 ऑफ बीएनएस, जी। उसमें फर्स्ट कन्विक्शन के लिए कम से कम 1 साल से ज़्यादा 3 साल तक की पनिशमेंट है, और दूसरे कन्विक्शन से 3 से 7 साल की तक की पनिशमेंट है। तो ऐसे ही आईटी एक्ट में भी प्रोविजन है कि उसमें 3 साल तक की प्रोविजन है और 2 लाख तक का फाइन की प्रोविजन है। लेकिन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में अलग पनिशमेंट, जैसे कि डेटा फिडुशियरीज के बारे में बताइए, क्योंकि 250 सीआर तक की वहाँ पे पनिशमेंट है। बिल्कुल। तो सर अगर कोई क्रिमिनल फॉरेन में या फिर मतलब आउट ऑफ इंडिया में बैठकर क्राइम करता है तो ऐसे में इंडियन लॉ कैसे उसे देखता है और कैसे कार्यवाही करता है? इंडियन लॉ का यदि बीएनएस देखेंगे या फिर आईटी एक्ट देखेंगे तो उसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी है। हमारे बहुत से देशों के साथ एक ट्रीटीज रहती है क्रिमिनल्स के एक्स्ट्राडिक्शन की। तो यहाँ पे यदि कोई क्राइम होता है इंडिया में, कोई भी जी। रिमोटली यहाँ पे क्राइम करता है, सो दैट पर्सन एक्यूज्ड इज लायबल फॉर पनिशमेंट। तो दूसरी जगह से भी हम उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, दूसरे देशों को हमारी ट्रीटी रहेगी तो हम उसका पोजीशन भी यहाँ पे कस्टडी ले सकेंगे। सर इस तरह के मामलों में अक्सर ये देखा गया कि जो पीड़ित होता है वो अक्सर बदनामी की डर की वजह से कोई कंप्लेन नहीं करना चाहता, सामने नहीं आना चाहता। तो ऐसे में पुलिस किस तरीके से जो है उनकी मदद करती है और किस तरीके से उनकी गोपनीयता जो है वो बना के रखती है? हाँ, तो लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि ऐसे विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जी। आपने देखा होगा निर्भया केस, तो निर्भया तो असली नाम नहीं रही होता, तो ये नाम दिया गया होता है। तो किसी भी पर्सन की न्यूज ऐसे बारे में नहीं प्रिंट कर सकती मीडिया, एफआईआर की कॉपी ऑनलाइन नहीं जाती। पुलिस हैज टू प्रोटेक्ट द प्रिवेसी, डिग्निटी, और वो जो भी है सहाय लीगल है एड उनको देनी चाहिए। तो हमारे देश में क्या है, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है। यदि कोई महिला नहा भी रही है और उसका वीडियो रिकॉर्ड होता है तो वो प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो उसने कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी वो जाके एफआईआर करने में, पुलिस कंप्लेंट करने में डरती है। तो ये जी। थोड़ा सा माइंडसेट अवेयरनेस बनना चाहिए कि मेरी कोई गलती भी नहीं है तो मैं जाके उसे रिपोर्ट करूँ, ताकि ऑफेंडर्स लॉ के कैटेगरी में आ सके। तो ये होना चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो सर लास्टली हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो हमारी आम जनता है, आम नागरिक है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस डिजिटल वर्ल्ड में अपनी प्रिवेसी या फिर अपनी डेटा की सुरक्षा वो किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है कि जो इज्म को पनिश करता है। दिस इज द ओनली वन सेक्शन जो वॉयरिज्म जो है वो इज्म को पनिशमेंट करता है। ओके। जैसे कि आपने ऐसी टर्म नहीं सुनी होगी कि मर्डरिज्म, थेफ्टिज्म, रेपिज्म। तो दिस इज द ओनली वन सेक्शन इन द आईपीसी जो क्रिमिनल इंटेंट को, माइंड को, उस आइडियोलॉजी को टारगेट करता है। जी। बहुत ही रेयर सेक्शन लॉज में रहते, जैसे कि आईटी एक्ट में साइबर टेररिज्म है। तो जनरली एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव इस लॉ वर्ड में दिया गया है। क्यों दिया गया है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। तो ये समझने की जरूरत है क्या है वॉयरिज्म और लोगों को कैसे खुद को बचना चाहिए। जी। तो यही बताना चाहूंगा कि लॉ हेल्प्स टू दोज हु आर विजिलेंट, नॉट टू दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। आपको सतर्क रहना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, कंप्लेंट करनी पड़ेगी, खुद के डिजिटल क्या राइट्स है ये समझने पड़ेंगे, क्योंकि आज के दिन में डेटा इज द एसेट। आपको सोशल मीडिया कंपनीज बहुत सी फ्री सर्विसेज दे रही है, तो उसके बदले में क्या ले रही है? तो आपका जी। निजी डेटा ले रही है, वो उसका कंसिडरेशन है। तो इसका मिसयूज हो रहा है, होना नहीं चाहिए, उसको रोकना कैसे है, इसके बारे में हर एक को पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या है, मेरा डिजिटल डिवाइस में कैसे केयरफुली हैंडल करूं, मैं किसको कंसेंट दूं, मेरे मोबाइल में, स्मार्टफोन में क्या एप्स होनी चाहिए, ये सब एंगल जरूरी उसमें है। अभी और एक पॉइंट है कि हाँ आपने जी। अभी पूछा था कि पब्लिक प्लेस में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बारे में जी। क्या रहता है कि पब्लिक प्लेस में ऐसा जनरली हम नहीं बता सकते कि कैसे, कि उसमें कॉपीराइट्स के भी कुछ एंगल रहते हैं। ओके। यदि कोई महिला का हम पब्लिक प्लेस में इनडिसेंट वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ओके, उसके बॉडी को ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, जी। तो बहुत से अलग सेक्शन, जैसे कि उसके सेक्सुअल ऑफेंसेस के सेक्शन आते हैं, ओके। मॉरल आईटी एक्ट के भी सेक्शंस आते हैं, कॉपीराइट के आते हैं। कोई स्ट्रीट परफॉर्म कर रहा है, कोई आर्ट परफॉर्म कर रहा है और उसका वीडियो बनाते हो, तो कॉपीराइट भी उसके परफॉर्मेंस के राइट आती है।
बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ वायरिज्म एंड डाटा प्राइवेसी एक्ट 2025 पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से मुंबई की सांगली से जुड़े हुए थे हमारे साथ एडवोकेट धनंजय मडवाना जी, जो कि प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी लॉ रिफॉर्मर भी हैं। थैंक यू बहुत सो बहुत मच, शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। धन्यवाद।